हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग हमारे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो भी हमारे रूल्स अभी पेंडिंग थे वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलो एक बार हम लोग फटाफट रिकॉल करते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली देख क्या रहे थे। तो मुझे बताना, हम लोग देख रहे थे हमारे एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन। तो मुझे बताना एक्सेप्टेंस का जो डेफिनेशन था वो कहाँ पे किस सेक्शन में देख रखा हुआ है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर उसका डेफिनेशन देख के रखा हुआ है। और उसका मुझे फटाफट डेफिनेशन बताना क्या था उसका डेफिनेशन, दिल से रिकॉल करने की कोशिश करो। तो बच्चों डेफिनेशन ये था, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when proposal is accepted it becomes what you are promised। तो ये हमने देखा था एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन। फिर इसके बाद हमने वो सर विलियम एंसन की बात भी सुनी है, आपको याद होगा। उन्होंने क्या बोला था बताना, एक्सेप्टेंस इज लाइक अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ व्हाट, गन पाउडर। याद है सबको? ओके, फिर इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े। हम लोग देखने लग गए थे लीगल रूल्स रिलेटिंग टू योर वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये लीगल रूल्स में आप याद दिलाना, हमने सबसे पहला कौन सा रूल देखा? तो हमने पहले देखा था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। मतलब जिस बंदे को प्रपोजल दिया बस उसी बंदे ने क्या करना चाहिए बताना, एक्सेप्टेंस देना चाहिए। ये हमने देख के रखा हुआ था। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो लाइन है ये किस कंटेक्स्ट में वैलिड जाएंगी। तो ये स्पेसिफिक ऑफर के कंटेक्स्ट में ये वैलिड जाएंगी लाइन। ओके, फिर इसके अलावा हमने ये भी बोला कि भाई अगर जनरल ऑफर होगा तो वो तो क्या हो सकता है बताना, कोई भी बंदा उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको ये लाइन अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, फिर उसके अंदर हम लोगों ने कल एक पर्टिकुलर केस लॉ देखा था, अगर आपको याद होगा तो। याद है सबको? बोल्टन वर्सेस जोन्स, ये हमने केस लॉ देखा था। चलो क्विकली मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि ये पर्टिकुलर केस लॉ में हुआ क्या था। ब्रोकलहर्स्ट का एक क्रेडिटर था, उसका नाम क्या था बताना, जोन्स। तो ब्रोकलहर्स्ट को पैसे देने बाकी थे जोन्स को, तो वो दे नहीं रहा था। तो जोन्स ने ऑर्डर प्लेस किया था ब्रोकलहर्स्ट से, गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया। बट ब्रोकलहर्स्ट ने मीनवाइल बिजनेस ट्रांसफर कर दिया था, किसको बताना, उस पर्टिकुलर बोल्टन को। तो फिर इसने जो ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को दिया तो वहां से उस बोल्टन ने क्या कर दिया बताना, गुड्स सप्लाई कर दिए। और फिर ये जोन्स ने क्या किया, पैसे दिए ही नहीं। क्या कंटेंशन था जोन्स का? जोन्स ने बोला मैं ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर दिया इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या था, टू सेट ऑफ माय डेब्ट, जो पैसे मुझे आने बाकी थे तो मैंने उसके प्लेस पे क्या कर लिया, गुड्स का ऑर्डर कर लिया। ओके, अच्छा, फिर बाद में उसने पेमेंट दिया क्या, नहीं दिया। और फिर कोर्ट ने क्या जजमेंट दी? तो कोर्ट ने बोला भाई जोन्स और बोल्टन के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। क्या रीजन था कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के पीछे? तो बोला ये गया कि भाई जोन जो था उसने तो क्या किया था, ऑफर दे के रखा था ब्रोकलहर्स्ट को, और एक्सेप्टेंस भी वैसे तो देना किसने चाहिए था, फिर ब्रोकलहर्स्ट ने। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एक्सेप्टेंस जो दिया गया वो एक्सेप्टेंस किसने दिया बताना, उस पर्टिकुलर बोल्टन ने एक्सेप्टेंस दे दिया, जिसकी वजह से पूरी यहाँ पे रामायण महाभारत खड़ी हो गई। बात समझ में आ गई तुमको? ओके, तो फिर बच्चों ये एग्जैक्टली आपका क्या था बताना, ये पर्टिकुलर केस लॉ। फिर इसके बाद हमने सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट देखा था फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। वो क्या देखा था बच्चों? हमने एक बात करी थी, क्या हमने बोला था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब जब एक्सेप्टेंस करोगे तो उसके अंदर कोई कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर कोई कंडीशन अटैच रहेगी तो फिर जाके वो कभी भी आपका वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बन सकता। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ओके, और हमने ये भी बोला था कि अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दोगे तो उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आई होप सबको सब चीजें रिकॉल हो रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आगे के कुछ और पॉइंट्स देखने वाले। तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देता हूं कि हम लोग देख क्या रहे। तो हम लोग देख रहे हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग व्हाट यार, वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग थर्ड नंबर का पॉइंट देखेंगे। ओके, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है बच्चों, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी व्हाट, कम्युनिकेटेड। ठीक है, अब देखो पॉइंट तो ये है कि एक्सेप्टेंस आप लोग जो भी करोगे तो वो आपको सामने वाले को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा।
अगर तुमने सामने वाले को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया तो उसको आपका एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। और जब ऑफर के पीछे एक्सेप्टेंस ना हो तो प्रॉमिस नहीं बनेगा, प्रॉमिस नहीं बना तो अग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बना तो आपको भी पता है वहां पे क्या नहीं बनने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो बोलना यहाँ पे एक ही है बच्चों कि जब आप लोग एक्सेप्टेंस करोगे इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बताना है, जिस बंदे ने आपको ऑफर दिया उस बंदे को आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एक्सेप्टेंस बताना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करोगे सामने वाले को तब तक उसको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ ऐसा माना ही नहीं जाता। और जब तक ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक आपका एक प्रॉमिस बन के वहां पे निकल के नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब जहां तक रहा सवाल मॉड्यूल के एक्सप्लेनेशन का, तो इस पॉइंट में भी मॉड्यूल ने क्या क्या बातें बोली मैं आपको जरा सा सुनाता हूं। मॉड्यूल ने बोला है कि भाई कोई भी अगर ऑफर होता है तो उसका आपने एक्सेप्टेंस करना चाहिए, बट जो एक्सेप्टेंस करोगे दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। ओके, ये मॉड्यूल के पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब अनकंडीशनल चाहिए एक्सेप्टेंस, ये तो हमको पहले से पता है। हमने जो कल एक पर्टिकुलर पॉइंट देखा था, कौन सा वाला, कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, तो वहां पे वो एक्सप्लेनेशन तो आ चुका था। बट फिर भी मॉड्यूल में क्या किया हुआ बच्चों, इस पर्टिकुलर पॉइंट में ही ये भी डाल के रखा है कि क्या आपका जो भी एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी या शुड नॉट बी कंडीशनल, शुड नॉट बी व्हाट, कंडीशनल। तो मतलब जो आप लोग एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो वो कंडीशनल नहीं चाहिए, वो अनक्वालिफाइड चाहिए। ओके, तो अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा आपका क्या चाहिए बताना, एक्सेप्टेंस चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? तो पहले तो उन्होंने इतनी ही बात को फैला फैला के रखा हुआ है, और फिर उसके बाद में उन्होंने बताया इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ओके, इट मस्ट बी व्हाट, कम्युनिकेटेड। तो जब तक आपका एक्सेप्टेंस सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक आपका एक वैलिड एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं माना जा सकता। तो इस बात का आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ख्याल रखेंगे, बराबर। और इसमें एक चीज और भी याद रखना बच्चों कि जब आप किसी को एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो एक्सेप्टेंस दोगे तो किसी ऑफर का दोगे, ये बात तो सबको पता है। हम अगर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो एक्सेप्टेंस किस चीज का देते बताना है, किसी पर्टिकुलर ऑफर का देते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ऑफर के बारे में नॉलेज है ही नहीं तो आपका वहां पे एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। व्हाट आई एम टेलिंग हियर, आप एक्सेप्टेंस किसका देते हो, किसी ऑफर का एक्सेप्टेंस देते हो। किसी सामने वाले ने आपको ऑफर किया या प्रपोजल किया तो ही जाके आप लोग उसको क्या देने वाले हो, एक्सेप्टेंस दोगे। तो आपको नहीं लगता कि एक्सेप्टेंस देने के लिए यू शुड हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर, आपको नॉलेज होना चाहिए ऑफर का। जब तक हमको ऑफर के बारे में पता ना हो तब तक हम लोग क्या नहीं दे सकते बताना, हमारा एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। अब याद करना ही पड़ेगा आपको, हमने केस लॉ भी देखा था इसके ऊपर, ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। याद करो बच्चों, ललमन शुक्ला ने वो नेफ्यू को ढूंढ के तो लाया था गौरी दत्ता को, उसको दे भी दिया, और जब बाद में प्राइज मांगने चला गया तो बताना क्या उसको प्राइज मिला कि नहीं मिला, तो जवाब आएगा सर नहीं मिला था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन था उसके पीछे, तो रीजन वाज दैट कि भाई जो ये पर्टिकुलर नेफ्यू को उसने ढूंढ के लाया और उसके पीछे प्राइज है, ये उसको कब पता चला बताना, आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब उसने काम खत्म कर दिया था तब जाके उसके नॉलेज में आया कि भाई इस पे तो क्या लगा था बताना, इनाम चढ़ा के रखा हुआ था। तो इन शॉर्ट बोलो तो जब आपको किसी ऑफर का नॉलेज हो ही नहीं तो आप उसका एक्सेप्टेंस कर सकते हो क्या बताना, नहीं कर सकते हो। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे ही ऐड कर लेंगे, फॉर मेकिंग वैलिड एक्सेप्टेंस द ऑफरी। ओके, अब बच्चों ऑफरी कौन होता है, मतलब जिसको ऑफर दिया उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी। द ऑफरी मस्ट हैव
नॉलेज ऑफ द ऑफर, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द व्हाट ऑफर, या प्रपोजल का उसको क्या चाहिए बताना, नॉलेज चाहिए, तभी जाके वो बंदा उसका क्या कर सकता है, एक्सेप्टेंस कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो देखो 3 ही पॉइंट कवर है इस पर्टिकुलर इसके अंदर, लेकिन मैं जैसे बताया इन्हीं को ऐसे घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा लंबा चौड़ा करके इन लोगों ने क्या किया है, मॉड्यूल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो मैं तो आपको पहले से बोलता हूं, आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर नोट्स तब का तब लिखना है। ओके, अच्छा ये लिख रहे हो तो फिर ये काम में किसके आने वाले, आपके, जब आप 1 डे बिफोर स्टडी करोगे, या फिर आपको ऐसे चलते फिरते फटाफट अगर रिवाइज करने की इच्छा हुई तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये नोट्स आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये अपने ओन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, बताना, ये सारा नोट्स निकाल के रखा हुआ है। और जब एग्जाम में लिखने की बारी आवे तो डेफिनेटली आपको उसके लिए मॉड्यूल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो फिर ये देखो मैंने ये जो 3 पॉइंट्स उसके अंदर निकल रहे थे तो वो सारे मैंने आपको यहाँ पे निकाल के डाल दिए। मेन मुद्दा अगर बोलूं भाई तो उसको इस पॉइंट में यही चीज जस्टिफाई करनी थी, क्या, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब भी आप एक्सेप्टेंस करोगे तो वो सामने वाले को क्या हो जाना चाहिए, कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। ओके, और फिर भी इसमें और 2-3 चीजें आई। फॉर मेकिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस द ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर। जो भी आपका ऑफर होगा उसको नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए बच्चों, कि इस पर्टिकुलर ऑफर का उसको नॉलेज चाहिए, तभी जाके वो उसका क्या कर सकता है, एक्सेप्टेंस कर सकता है। ओके, आई होप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें एक पर्टिकुलर केस लॉ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी बहुत फेमस सा केस लॉ है, अच्छा सा केस लॉ है, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ओके, ब्रॉगडन वर्सेस व्हाट, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर फेमस सा केस लॉ है किस चीज का, ये आपको थोड़ा सा समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। अब ये एक पर्टिकुलर बंदा था जिसका नाम था ब्रॉगडन। ये एक पर्टिकुलर पर्सन था जिसका नाम क्या था बताना, ब्रॉगडन। ओके, और ये मान के चलिए ये जो ब्रॉगडन था ये था सप्लायर ऑफ कोल। ये क्या था बताना, सप्लायर ऑफ कोल। तो ये कोल सप्लाई करने वाला पर्टिकुलर बंदा था जिसका नाम क्या था बताना, ब्रॉगडन। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने एक ऑफर दिया था। ऑफर किस चीज का, ऑफर टू सप्लाई कोल। ठीक है, अब देखो बात बहुत सीधी है ना, ये है कोल का सप्लायर, तो ये किसी को ऑफर देगा तो किस चीज का देगा बताना, कोल को सप्लाई करने का ऑफर देगा। और ये ऑफर किसको दिया, इस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ओके, तो क्या बता रहा हूं मैं आपको, ब्रॉगडन ने ऑफर किया था, ऑफर का आएगा टू सप्लाई कोल, और ये किसको किया था बताना, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को। और डेफिनेटली कंपनी को बोले तो कंपनी को तो नहीं करते डायरेक्टली, तो कंपनी के मैनेजर को उसने क्या किया था बताना, ये पर्टिकुलर ऑफर दिया था। ऑफर का आएगा टू सप्लाई द कोल। अब ये जो ऑफर था वो राइटिंग में था। ठीक है, अब देखो ये केस लॉस भी बहुत पुराने हैं, तो तब तो कोई आपका ये ईमेल वगैरह नहीं हुआ करता था, लेटर के थ्रू क्या करते थे बताना, जो भी आपको ऑफर देना है वो सामने वाले को ऑफर दे दिया करते थे। तो इसने जो ऑफर दिया वो एक मान लीजिए एक ड्राफ्ट में देके रखा था और सप्लाई ऑफ कोल के लिए था, और इस पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजर को वो पर्टिकुलर लेटर मिल गया। अब इस मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने उसके ऊपर लिख दिया अप्रूव्ड। ओके, मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो ऑफर दिया था तो मैनेजर को वो ऑफर पड़ गया, इन्होंने जो प्राइस वगैरह बताई होंगी वो मैनेजर को पसंद आ गई, तो मैनेजर ने अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट पे सिक्का मार दिया, किस चीज का, अप्रूव्ड, कि भाई हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ऐसा सिक्का मार दिया, अप्रूव्ड लिख दिया उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के ऊपर। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, इसको अप्रूव्ड लिख दिया और इसको सीधे उठा के उसने डाला कहां पे, ड्रॉवर में।
ड्रॉवर समझता है आपको? आप बोलेंगे हाँ सर, जो बिल निकालता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। अरे बच्चों, ड्रॉवर वो नहीं है, ये हमारा जो कपाट होता है ना, जो भी आपके मान लो कबर्ड वगैरह होगा, उसके अंदर ड्रॉवर होता है। तो उस ड्रॉवर के अंदर बंदे ने क्या कर दिया बताना, ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट किसका दिया। अब देखो, ये है तो मैनेजर ना, तो रहेगा तो औकात में। क्यों? क्योंकि मैनेजर क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा अप्रूव्ड बोल के लिख तो दिया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कंपनी के जो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे भी तो विचार विमर्श करना पड़ेगा, उनसे भी तो डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई ये ब्रॉम्पटन ने अपने को सप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑफर दिया है, वो कोल हमको सप्लाई करेगा, मुझे तो वो सारा ठीक लगा। अब आप उस पर डिस्कशन करो, तो इसके लिए उसने खुद का अप्रूवल तो दे दिया, और उसको कहां पे सरका दिया बताना, ड्रॉवर में सरका दिया, ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या ले सके, उनकी अप्रूवल ले सके। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों कि इस पर्टिकुलर बंदे ने, मैनेजर ने, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अप्रूवल लेना भूल गया। क्या बोल रहा हूं मैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अप्रूवल लेना भूल गया। ठीक है, अब इनकी ऐसी बात हो रही थी मैनेजर की और ब्रॉम्पटन की। ब्रॉम्पटन ने बोला यार तुमको मैंने एक ऑफर दिया था, तुमने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला। तो इसने क्या बोला मैनेजर ने कि यार मैंने तो अप्रूव कर दिया था, बट प्रॉब्लम ये हो गई, मैंने उसको ड्रॉवर में डाला, तो मैं मैनेजर से या मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनसे मैं अप्रूवल ले ही नहीं पाया। अब ये किसने, बेचारे भोले भाले मैनेजर ने किसको बोल दिया, इस पर्टिकुलर ब्रॉम्पटन को बोल दिया। तो उतने में ब्रॉम्पटन आग बबूला हो गया। उसने क्या कर दिया, उसने सीधा केस कर दिया। उसने केस कैसे कर दिया? उसने क्या बोला ब्रॉम्पटन ने कि मैंने आपको ऑफर किया था और आपने उस पर अप्रूव्ड लिख दिया, और अप्रूव्ड लिख दिया इसका मतलब मैनेजर ने कंपनी के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे दिया। ये किसने बोला बताना? ब्रॉम्पटन ने बोला। तो ब्रॉम्पटन ने कोर्ट में बोला, माय लॉर्ड, मैंने इसको ऑफर दिया, इस मैनेजर ने कंपनी के बिहाफ पे अगर अप्रूव्ड लिख के भले ड्रॉवर में डाल दिया, बट ये तो एक्सेप्टेंस हुआ। किसका एक्सेप्टेंस हुआ? इस मैनेजर का एक्सेप्टेंस हुआ। तो मेरी तरफ से ऑफर, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस, इट बिकम्स प्रॉमिस। इसके अंदर कंसिडरेशन भी है, तो ये अग्रीमेंट भी बना, और ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी है, तो ये क्या बन जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए। तो फिर अगर ये मैनेजर ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मतलब हमसे गुड्स अगर इसने परचेस नहीं करे, तो इसको डैमेजेस के लिए लाइबल करो, इसको कॉम्पेंसेशन देने के लिए लाइबल करो। ऐसी डिमांड किसने कर ली? ब्रॉम्पटन ने कर ली। बात समझ में आ रही है आपको? ब्रॉम्पटन ने एक बहुत सिंपल सा वहां पे गणित बताया। ब्रॉम्पटन का बोलना ये था, माय लॉर्ड, मैंने ऑफर दिया था, और ये मैनेजर ने, वो खुद बोलता है, वो उसने खुद ने एग्री किया कि मैंने उस पर अप्रूव्ड लिख चुका था। अप्रूव्ड लिख दिया इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो चुका था। किसका एक्सेप्टेंस हो चुका था? इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस हो चुका था। ओके, हाँ, बट बात ये हो गई कि मैंने उसको सिर्फ ड्रॉवर में डाल दिया और मैं अप्रूवल लेना भूल गया। ये कौन बोलता है बताना? ये पर्टिकुलर ब्रॉम्पटन बोलता है। किसको? कोर्ट को। तो कोर्ट को वो ये भी प्रूफ करने पे तुला हुआ है कि मैंने ऑफर किया, इसने एक्सेप्टेंस भी कर दिया। तो साहब, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन है, तो ये अग्रीमेंट बन गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये क्या बन चुका है? कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। देयर वाज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और अकॉर्डिंगली इसको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इसने मुझे पैसे देने, फिर मैं उसको डेफिनेटली कॉल दे दूंगा, नहीं देता है तो फिर इसको कॉम्पेंसेशन मुझे देना पड़ेगा। ये किसने मांग की बताना? इस पर्टिकुलर ब्रॉम्पटन ने मांग की। इसकी डिमांड तो ऐसी थी। अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा डीप में जाके सोचो, आपका दिल क्या बोलता है? आपका दिल बोलेगा सर ये तो पर्टिकुलर केस ऐसा लग रहा है कि ये ब्रॉम्पटन जीत रहा होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपके दिल में आ रहा होगा, लेकिन आने के पीछे क्या रीजन है? आप बोलेंगे सर बराबर है ना, प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है। अब कल का अगर हम लोग केस यहाँ पे अगर कंपेयर करें, कौन सा? बोल्टन वर्सेस जोन्स। तो बोल्टन वर्सेस जोन्स में प्रॉब्लम क्या हुई थी? ऑफर दिया था ब्रोकलहर्स्ट को, और एक्सेप्टेंस किसने दे दिया था बताना? वहां से उस पर्टिकुलर बोल्टन ने एक्सेप्टेंस दिया था। तो वहां पे ऑफर एक को, एक्सेप्टेंस दूसरे ने दिया था, तो वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट बन के नहीं आया हुआ था। तो उस
पर्टिकुलर केस लॉ को अगर कंपेयर करोगे इस केस लॉ के साथ, तो आपको लगेगा सर यहां तो प्रॉपर ऑफर किया था, इसने भी उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, तो यहाँ पे प्रॉमिस बना, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन है तो अग्रीमेंट भी बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे बन चुका है, तो इसको अकॉर्डिंगली वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ऐसे अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आपके हिसाब से जजमेंट आनी चाहिए कि ब्रॉगडन वोन द केस। आपके हिसाब से जजमेंट क्या आनी चाहिए? ब्रॉगडन वोन द केस। बट कोर्ट ने यहाँ पे केस किसको जिताया? तो इस पर्टिकुलर कंपनी को कोर्ट ने केस जिता दिया। दिस कंपनी हैड वोन द केस। कौन सी? मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी यहाँ पे केस जीत चुकी है या जीत चुकी थी। आप बोलेंगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया, ये क्यों कंपनी जीत चुकी है केस? तो बात सुनो बच्चों, हमने अभी अभी एक पॉइंट देखा, क्या? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और ये कम्युनिकेट किसको होना चाहिए? ऑफरर को। मतलब जिसने आपको ऑफर दिया उसको आपको एक्सेप्टेंस आपका कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताओ, देख के बताओ कि क्या यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ? मैं भी बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, जान से बोलता हूं, एक्सेप्टेंस किया था इस कंपनी के मैनेजर ने। जब इसने अप्रूव लिख दिया था, एट दैट टाइम ओनली देयर वाज एक्सेप्टेंस, उसकी तरफ से हाँ हो चुकी थी। बट बच्चों वेट, क्या वो जो एक्सेप्टेंस था वो इसको कम्युनिकेट हुआ क्या? तो जवाब है जी नहीं। जवाब है जी नहीं। तो अगर तुमने एक्सेप्टेंस सामने वाले को, माने ऑफर करने वाले को, अगर आपने कम्युनिकेट किया ही नहीं, तो उस वक्त आपका यहाँ पे क्या नहीं बन सकता बताना? आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? तो ये जो मैनेजर था इसने अपना जो एक्सेप्टेंस था वो कम्युनिकेट नहीं किया। ओके, तो बस इसी बेसिस पे कोर्ट ने क्या बोल दिया बताना? कोर्ट ने बोला कि भाई तुम क्या नहीं कर सकते बताना, यहाँ पे केस जीत नहीं सकते। ये किसको बोला? ब्रॉगडन को बोला। एंड अकॉर्डिंगली हु वोन द केस हियर? ये पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी वोन द केस हियर। आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। फिर भी मैं आपको एक शॉर्टली क्या करता हूँ, ये केस की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ये पर्टिकुलर ब्रॉगडन था जो सप्लायर ऑफ कोल था। इसने कोल सप्लाई किया किसको? मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को। और सप्लाई करता था, और उसने कहीं ना कहीं क्या किया था बताना? उसको एक ऑफर दिया कि भाई मैं तुमको सप्लाई करना चाहता हूँ कोल। अब इस मैनेजर ने अप्रूव तो लिख दिया, लेकिन उठा के कहां डाल दिया? उसको ड्रॉवर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या लेने वाला था बताना? अप्रूवल लेना चाहता था। बट प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई वो भूल गया। फिर बाद में जब इन दोनों की बात हुई तब इसको ऐसा पता चला कि मैनेजर ने इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, सिर्फ वो जो पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनसे एक बार विचार विमर्श करना बाकी था। तो इस फाइल कर दिया। तो ब्रॉगडन, देखो आप लोग यहाँ पे अगर आप प्लेंटिफ देखोगे तो प्लेंटिफ भी आपको कौन दिख रहा है बताना? ब्रॉगडन प्लेंटिफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि केस इसने ही फाइल किया था। क्योंकि लोचे में कौन आया? ये। इसने तो क्या किया था? वो ड्रॉवर में डाल दिया, तो ये परेशान हो गया। तो इसने बोला ऐसे कैसे करता है, चलो केस फाइल कर दो। तो उसने केस फाइल कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसने जब केस फाइल किया तो इसने सीधे सीधे एक ही बात बोली कि भाई देखो मैंने ऑफर किया था और इन्होंने प्रॉपरली क्या कर लिया था? उसका एक्सेप्टेंस भी दे दिया था। तो ऑफर आया, एक्सेप्टेंस आया, प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन है तो अग्रीमेंट बना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट भी बना। ये किसका कंटेंशन था? इस ब्रॉगडन का। बट कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि देखो भाई तुमने डेफिनेटली ऑफर किया, उसने भी डेफिनेटली एक्सेप्टेंस किया, बट दैट एक्सेप्टेंस हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू होम? टू द ऑफरर। जिसने ऑफर दिया उसको वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो पाया। तो कम्युनिकेट नहीं हो पाया तो यहाँ पे तुम्हारा क्या नहीं बनेगा बताना? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये था सारा आपका सिनारियो ऑफ दिस पर्टिकुलर केस लॉ। डरो मत, हमको इसमें और 2 केस लॉ और भी देखने। आप फटाफट इतना नोट कर लो, फिर उसके आगे के हम लोग केस लॉ बाद में देखते हैं। ओके, इसी वीडियो में हमको देखना है। फटाफट इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों, आपको इसी पर्टिकुलर पॉइंट में और एक केस लॉ देखना है। ठीक है,
देखो मैंने जैसे बताया एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड में हमने कहीं ना कहीं 3 पॉइंट्स देखे थे, याद है आपको? 3 पॉइंट में पहला क्या आया था? हमने बोला था कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए, इसके अंदर कुछ कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए। फिर हमने बोला था इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, मतलब जिसने आपको ऑफर दिया उसको ये कम्युनिकेट भी होना चाहिए, ये हमने बोला था। और फिर तीसरी बात हमने क्या बोली, अगर हमने किसी को प्रपोजल दिया तो अगर वो एक्सेप्टेंस कर रहा होगा तो उसको नॉलेज होना चाहिए किसका? ऑफर का, तो ही वो उसका क्या कर सकता है? वैलिड एक्सेप्टेंस कर सकता है। ये 3 पॉइंट उसके अंदर देखे थे। ओके, तो अब ये एक पर्टिकुलर केस लॉ था नेल वर्सेस मेरिट, और ये एक दूसरा केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाभ। दोनों को पैरेलली इसलिए भी बताऊंगा क्योंकि इनके जो फैक्ट्स है वो बहुत हद तक मिलते जुलते फैक्ट्स है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये नेल वर्सेस मेरिट, ये केस लॉ क्या था? एक पर्टिकुलर बंदा था जिसका नाम था मेरिट। ओके, इसने क्या किया? इसने ऑफर किया टू सेल पीस ऑफ लैंड। उसके पास में एक लैंड पड़ा हुआ था, तो ये मेरिट ने क्या किया? अपना लैंड सेल करने के लिए निकाला, या ये सेल करना चाहता था। किसको सेल करना चाहता था? नेल को। ओके, तो ये देखो ये नेल, इसको ये बंदा सेल करना चाहता था। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, बात समझो। इसने जो ऑफर दिया, इसने बोला कि भाई देख मैं पाउंड्स 280 में मेरा लैंड सेल करना चाहता हूं। किसने किसको बोला? मेरिट ने नील को बोला मैं अपना लैंड सेल तो करना चाहता हूं, लेकिन कितने में बताना? पाउंड्स 280 में सेल करना चाहता हूं। ओके, अच्छा, अब ये जो नील है इसने क्या किया? इसने एक्सेप्टेंस दे दिया। नेल ने क्या किया? यहां पे एक्सेप्टेंस तो दे दिया। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बंदा एक्सेप्टेंस दे रहा है तो होना क्या चाहिए? अगर इसने एक्सेप्टेंस दे दिया तो होगा तो यही भाई कि ये इसको लैंड देगा और ये बदले में इसको क्या दे देगा बताना? 280 पाउंड्स दे देगा। बात समझ में आ गई आपको? बट देखो लफड़े कैसे हुए। अब इसने क्या किया? नेल ने क्या किया? जो पाउंड्स 80 था उसका उसने चेक दे दिया, एनक्लोज कर लिया। पाउंड्स 80 रुपी, देखो पाउंड्स 80 का उसने क्या कर दिया? एक चेक दे दिया। किसके फेवर में चेक इशू कर दिया बताना? उसने मेरिट के फेवर में उसने एक पाउंड 80 का चेक इशू किया। और क्या बोला कि रिमेनिंग जो 200 पाउंड्स है, कितने? रिमेनिंग 200 पाउंड जो रहेंगे वो मैं तुझे क्या करूंगा? इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। बात समझ में आ रही है? वो मैं तुझे कैसे पे करूंगा? इंस्टॉलमेंट्स में पेड करूंगा। ये किसने बोला? ये नेल ने बोला। बात समझ में आ गई? देखो, मेरिट ने ऑफर दिया था टू सेल लैंड एट पाउंड्स 280। 280 में ये अपना लैंड सेल करना चाहता था। नेल ने तो एक्सेप्टेंस दे दिया, बट किया क्या? जब चेक देने की बारी आई तो पाउंड्स 80 का चेक दिया मेरिट को, और क्या बोला? रिमेनिंग 200 पाउंड्स मैं क्या करूंगा बताना? इंस्टॉलमेंट में पे आउट कर दूंगा। ये किसने किसको बोला? ये नेल ने मेरिट को बोला। ओके, तो ये जो मेरिट था इसने कुछ नहीं, इसने अब डाले कंबर पे हाथ। बात समझ में आई? इसने अब बंदे ने क्या किया? इसको लैंड ट्रांसफर किया ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? मेरिट ने क्या कर दिया? उसको लैंड ट्रांसफर किया ही नहीं। उसने बोला जा मेरे को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, मैं मेरा ये लैंड ट्रांसफर करूंगा ही नहीं। ये किसने किसको बोला? मेरिट ने नेल को बोला। तो नेल को आया गुस्सा। उसने बोला यार तूने ऑफर दिया था, काय का ऑफर दिया था कि पाउंड्स 280 में परचेस करेगा क्या, और मैंने तो बराबर क्या कर दिया था? एक्सेप्टेंस दे दिया। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन भी है, तो ये प्रॉमिस बन रहा है, प्रॉमिस के साथ अग्रीमेंट भी बन रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन चुका है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बना तो तुमको यहाँ पे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो यू विल हैव टू परफॉर्म हियर। आपके जो भी एप्लीकेशंस होंगे ये आपको यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये किसको समझता था? ये नेल को समझता था। बट मेरिट ने क्या कर दिया? लैंड देने से मना कर दिया। वो बोलता है भाग, क्या करना है क्या कर लेना, मैं तेरे को लैंड यहाँ पे देने नहीं वाला। क्लियर हो गया सिनेरियो? तो फिर अब देखो, ये जो नेल था ये सीधा गया कोर्ट ऑफ लॉ में। इसके लिए आपको देखो ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है, तो केस लॉ में आपको पहला नाम किसका दिख रहा होगा? इस नेल का दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पे प्लेंटिफ कौन था बताना? नेल।
क्योंकि समझ गया होगा आपको यही बेचारा लोचे में आया, तो इसके लिए ये काम पे चला गया बताना, भागते दौड़ते कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंच गया। ओके, अब देखो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या चल रहा था, कुछ नहीं, झगड़ा चल रहा था। नील बोलता है सर ऑफर था, मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना, कंसिडरेशन थी, तो प्रॉमिस के साथ अग्रीमेंट भी बना, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा। बट लास्ट मोमेंट पे इसने मुझको लैंड देने से मना किया, जबकि मैंने उसको पाउंड 80 भी दे दिए थे, पाउंड 80 का चेक भी दे दिया था। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आपका दिल क्या बोलता है, आपका दिमाग क्या सोचता है, ये मुझे आपसे चाहिए। सोचो, 2 सेकंड के लिए सोचो। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस लॉ को जीतना चाहिए इस पर्टिकुलर नील ने। ओके, आपके दिमाग में आ रहा होगा कई लोगों के कि सर केस लॉ नील ने जीतना चाहिए। तो जो लोग नील के फेवर में बात करेंगे तो वो ये सोच के बात कर रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, ऑफर था, बंदे ने एक्सेप्टेंस दिया और उसके साथ में बंदे ने क्या किया बताना, पाउंड्स 80 भी दे दिए, तो लास्ट में तो पलटी कौन मारा बताना, मेरिट मारा। और आप बोलेंगे सर पिछले केस लॉ में जो अभी हमने केस लॉ कंप्लीट किया, कौन सा, ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, वहां लफड़ा ये था कि उसने कम्युनिकेट नहीं किया था एक्सेप्टेंस को, बट इसने तो एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट भी कर दिया था। तो आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ तो अब डेफिनेटली क्या होगा बताना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो जीतना तो इसने चाहिए, नील ने जीतना चाहिए। बट कोर्ट ऑफ लॉ ने किसको केस जिताया, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका मेरिट है, तो मेरिट यहाँ पे केस जीता। ओके, कौन जीता केस बताना, मेरिट यहाँ पे केस जीता। What was the reason behind that? रीजन यहाँ पे ये नहीं था कि एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, यहाँ तो डेफिनेटली खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है कि एक्सेप्टेंस तो हुआ था। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे वो भी सिनारियो नहीं है कि इसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया, अरे इसने तो चीख पुकार करके क्या किया था, एक्सेप्टेंस दे दिया था, तो यहाँ तो वो भी इशू नहीं है। तो एक्सेप्टेंस वाज आल्सो कम्युनिकेटेड, बट यहाँ प्रॉब्लम कहां पे जनरेट हो गई बच्चों, ये जो एक्सेप्टेंस दिया ना, ये एक्सेप्टेंस जो था वो एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस था। बात समझो, क्वालिफाइड का मतलब आप कंडीशनल भी बोल सकते हो। ये एक्सेप्टेंस कैसा था बताना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस था। कैसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस था, इसने क्या बोला था कि क्या तू मेरा पर्टिकुलर लैंड पाउंड्स 280 में परचेस करेगा, तो इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया और पाउंड्स 80 का उसने पहले चेक हाथ में रख दिया और बोला मैं बैलेंस जो है वो मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। बात समझ में आई? तो आपको नहीं लगता कि ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है? हमने कल के ही वीडियो में देखा था कि योर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए। कल ही तो देख रहे थे हम लोग। तो आप मुझे बताना, इसने सिर्फ बोला था भाई 280 में परचेस करेगा क्या, तो अगर इसको सच में 280 में परचेस करना था तो इसने चुपचाप 280 का चेक हाथ में रख देना था। बट ये ज्यादा शाना निकला, इसने क्या किया, इसने 80 का चेक दिया और बोलता भाई 200 तो मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। आप दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या यहाँ पे बात इंस्टॉलमेंट में देने की हुई थी क्या? तो जवाब है जी नहीं। इसने सिर्फ ऑफर किया था 280 में परचेस करेगा क्या लैंड, यहाँ इंस्टॉलमेंट का ऑफर में कहीं जिक्र तक नहीं हुआ था। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर इंस्टॉलमेंट का जिक्र आपके इस पर्टिकुलर ऑफर में हुआ ही नहीं था, तो आप एक्सेप्टेंस करते वक्त इंस्टॉलमेंट का एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हो? इन शॉर्ट, आप जो एक्सेप्टेंस दे रहे हो ना भाई, उसके अंदर आप कंडीशन लगा के दे रहे हो। कंडीशन क्या लगा के दे रहे हो कि मैं 80 अभी चेक में देता हूं और बाकी के 200 का मैं दूंगा, बताना इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। तो बच्चों आप सोच के बताना, ये क्या हो गया बताना, ये आपका कंडीशनल एक्सेप्टेंस हुआ, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुआ। जबकि हमने क्या देखा था, योर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बात समझ में आ गई आपको? एंड अकॉर्डिंगली फिर कोर्ट ने बोला कि इसने जो एक्सेप्टेंस दिया ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, और ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है बताना, कोर्ट ने केस किसको जिता दिया, इस पर्टिकुलर मेरिट को यहाँ पे केस जिता दिया। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलो फटाफट मैं आपको क्या करता हूँ, ये पूरी स्टोरी वापस से समझा देता हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे हुआ क्या था बच्चों, ये जो पर्टिकुलर आपका मेरिट था, तो मेरिट का यहाँ पे सिनारियो ऐसा था
कि उसने ऑफर किया था लैंड सेल करने का 280 पाउंड्स में, और ये किसको किया था पता ना, इस पर्टिकुलर नेल को। तो नेल ने एक्सेप्टेंस भी दिया, और ना सिर्फ एक्सेप्टेंस दिया बल्कि उसको कम्युनिकेट भी किया। बट पेमेंट की जब बारी आई तो बंदे ने क्या किया, 80 पाउंड्स पहले चेक में निकाले, और बचे हुए 200 पाउंड्स के लिए बंदा क्या बोलता है कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। मेरिट ने देखा 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 और लैंड ही ट्रांसफर नहीं किया। ओके, फिर ये भागता दौड़ता गया कोर्ट ऑफ लॉ में, वहां जाके केस फाइल किया, और उसने कोर्ट ऑफ लॉ में एक ही बोला कि सर ऑफर हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था, सब बातें हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट ये बंदा परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है, ये बंदा मेरे नाम पे लैंड ट्रांसफर कर ही नहीं रहा है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि बाबा तूने एक्सेप्टेंस दिया जरूर, लेकिन तेरा जो एक्सेप्टेंस था वो एक्सेप्टेंस कंडीशनल एक्सेप्टेंस था, वो अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं था। और अगर तुमको एक वैलिड एक्सेप्टेंस देना होगा तो उसके लिए द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड चाहिए, तो ही जाके आपका क्या हो सकता है बताना, एक वैलिड एक्सेप्टेंस यहाँ पे माना जा सकता है। और तूने क्या किया, इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे जिक्र नहीं भी हुआ, फिर भी तूने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में देने की बात की, तो इसके लिए ये एक्सेप्टेंस तुम्हारा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बन गया और ये अनक्वालिफाइड नहीं रहा। इसकी वजह से यहाँ पे केस कौन जीत गया बताना, आपका ये पर्टिकुलर मेरिट यहाँ पे केस जीतता है। बात समझ में आ गई सबको? तो वो पॉइंट यहाँ पे जस्टिफाई हो गया कि जब भी एक्सेप्टेंस दोगे तो दैट मस्ट बी व्हाट, अनकंडीशनल, उसके अंदर कोई कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया सबको? ओके, तो अब उसके बाद हम लोग एक और नए केस लॉ पे जाते हैं बच्चों, दैट इज व्हाट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस व्हाट, बहुलाल। तो सुनो, अब ये पर्टिकुलर क्या केस लॉ था, ये केस लॉ कुछ ऐसा था कि एक पर्टिकुलर यूनियन ऑफ इंडिया, ओके, इनको एक हाउस सेल करना था, तो इन्होंने ऑफर किया किसको, बहुलाल को। इनको एक घर सेल करना था, तो इन्होंने ऑफर किसको किया बताना, बहुलाल को। लेकिन ये सेल कितने में करना था बताना, ₹1 लाख में। ओके, तो यूनियन ऑफ इंडिया ने ऑफर दिया था बहुलाल को घर बेचने का, कितने में, 1 लाख में। और बहुलाल ने क्या किया, एक्सेप्टेंस तो दिया, मतलब बहुलाल अग्री तो कर गया कि भाई मुझे परचेस तो करना है, लेकिन उसने क्या बोला, मैं परचेस करना चाहता हूं कितने में, 80,000 में परचेस करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। आई होप सबको दिमाग में आ चुका होगा। देखो, इन्होंने इसको ऑफर किया कि भाई हम हमारा घर तुमको बेचना चाहते 1 लाख में। इसने एक्सेप्टेंस तो दिया, कम्युनिकेट भी किया, बट बोला क्या, मैं लेकिन 80,000 दूंगा। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, यूनियन ऑफ इंडिया अगर मान लीजिए कल चल के बोले कि नहीं हम तुझे घर वगैरह कुछ नहीं देंगे, ओके, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर बहुलाल कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाए, केस ठोक दे, तो कौन जीतेगा केस? तो आपका जवाब आएगा कि सर यहाँ पे केस किसने जीतना चाहिए, यहाँ पे केस जीतना चाहिए इस पर्टिकुलर यूनियन ऑफ इंडिया ने। क्यों बोलेंगे आप लोग यूनियन ऑफ इंडिया में? क्योंकि इसने जो एक्सेप्टेंस दिया, तो आपको नहीं लगता ये भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस था, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं था। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस क्या बोलता है, जो टर्म्स आपको दिए थे उसी टर्म्स में आपने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको ऑफर अगर 1 लाख का था, तो अगर आपको परचेस करना है तो आपने 1 लाख में ही परचेस करना। लेकिन अगर आप लोग उसको बोलते हो नहीं मैं 80,000 में परचेस करूंगा, तो ये तो आप उसको काउंटर ऑफर कर रहे हो। याद करो, काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर हमने बोला था कि अगर एक ने किसी को ऑफर दिया और आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो उसके टर्म्स ऑफ ऑफर को, तो ये क्या बन जाता है? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि काउंटर ऑफर इज जस्ट लाइक योर कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो आप उसको काउंटर ऑफर कर रहे हो कि तू 80,000 में मानेगा क्या? तो ये कहीं ना कहीं कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया। तो मेरे को बताओ, कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस माना जाता है क्या? जवाब है नहीं। तो यहाँ अगर कोई केस जीते तो वो कौन जीतेगा बताना? यूनियन ऑफ इंडिया केस जीतेगी। लेकिन अब कुछ स्मार्ट बच्चे, वैसे तो आप सब स्मार्ट हो, तो आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर 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 एक मिनट, आप पलटी मार रहे हो। आपने बोला कि बहुलाल अगर कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल करे तो कौन जीतेगा, तो आपने बोला यूनियन ऑफ इंडिया जीतेगी।
बट आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे नाम तो यूनियन ऑफ इंडिया दिख रहा है केस लॉ का, मतलब प्लेंटिफ तो यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, मतलब केस तो फाइल किसने किया होगा बताना, यूनियन ऑफ इंडिया ने फाइल किया होगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्यों फाइल करने लगा केस को, ये किसी के दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुलाल ने ही केस फाइल किया था, तो इस केस का तब नाम था बहुलाल वर्सेस व्हाट, यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तब केस लॉ का नाम क्या था, बहुलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन आपको नहीं पता हो तो बता दो, जब भी केस फाइल करते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करते हैं, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसीजन आती है। ये क्योंकि आपको नाम भी समझ रहा होगा, ये हमारा इंडियन केस है, तो इंडिया में आपको ऊपर ऊपर जाने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। फॉरेन के केसेस में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। हमारे इंडिया के केसेस में क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या कर सकते बताना, फर्दर जो हायर कोर्ट होता है वहां पे भी आप लोग अपील कर सकते हो। तो पहले आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, वहां पे अगर मान लीजिए आपको उसकी जजमेंट पसंद नहीं आई तो आप फर्दर ऊपर के पर्टिकुलर कोर्ट में जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या आता है आपका, हाई कोर्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या आता है, हाई कोर्ट। तो फिर भी हाई कोर्ट में भी अगर आपको मजा नहीं आया तो आप उसके ऊपर जा सकते हो, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ रही है आपको। तो जब भी केस फाइल करते हो तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अगर आपको मजा नहीं आया, जजमेंट पसंद नहीं आई तो फर्दर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट में भी अगर आपको पसंद नहीं आती है जजमेंट तो आप फिर लास्ट में कहां जाते हो बताना, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। आप बोलेंगे सर हमको वहां पे भी पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को आप लोग वापस से रिव्यू करने के लिए बोल सकते हो, एक बार और चेक करने के लिए बोल सकते हो। फिर भी अगर उनकी जजमेंट नहीं बदली तो भगवान ही आपका मालिक है, वो बात अलग है। प्रेसिडेंट से भी आप लोग असेंट ला सकते हो, बट हमको इतना डिटेल में नहीं जाना। तो मुझे बताना क्या है, ये जब पहले केस लॉ था उसका नाम बहुलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही था। मतलब केस पहले दायर तो बहुलाल ने ही किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में यूनियन ऑफ इंडिया हार गया, बहुलाल के फेवर में जजमेंट आई। तो फिर क्या हुआ, ये यूनियन ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया, हाई कोर्ट में केस फाइल किया। अब सीधी सी बात है, हाई कोर्ट में कौन केस को लेके जा रहा था, यूनियन ऑफ इंडिया। इसके लिए अब प्लेंटिफ कौन बन गया, यूनियन ऑफ इंडिया। इसके लिए नाम घूम के क्या हो गया, फिर नाम हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। देखो ये ऐसे, इसमें क्या होती है बता रहा हूं, मिस्ट्री होती है, ऐसे कई कई चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग डेप्थ में पढ़ रहे हो, हर चीज समझ के कर रहे हो तो आपको खुद मजा आने लगेगा। बात समझ में आ गई आपको। तो अकॉर्डिंगली इसके लिए इस केस लॉ का नाम क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। मेनली तो केस किसने फाइल किया था, इन्होंने ही किया था, बट तब हार गई थी यूनियन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने वापस हाई कोर्ट में जब गए तो इसके लिए उनका नाम पहले आ गया। और फिर हाई कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से कौन जीता, ये यूनियन ऑफ इंडिया जीत गई। क्यों, क्योंकि इसने जो एक्सेप्टेंस दिया था वो एक्सेप्टेंस अपने आप में कैसा था बताना, वो तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस था। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को तो एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाता। इज दैट क्लियर? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर केस लॉस। अब इसमें एक और छोटा सा मैं आपको केस लॉ कोट कर देता हूं, दैट इज भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। ओके, ये सिर्फ नाम के लिए आया हुआ है, ज्यादा कुछ हमको फैक्ट्स नहीं दिए। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। ओके, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल आपको मॉडल में भी मिल जाएगा। तो उस केस लॉ के फैक्ट्स, केस लॉ हमको दिया ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन दी है क्या, कि जब तक आपको ऑफर का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसका एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। और बस ये दो लाइनें लिख के सामने केस लॉ का नाम लिख दिया है। तो हमको कोई केस डिटेल में दिया नहीं है, तो हमको वहां पे कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अरे वो तो आपको भी पता है ना बच्चों, कि अगर आपको ऑफर नहीं पता तो आप उसका एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हो। ये तो ठीक है, उन्होंने भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल बोला है, बट आपको एक और केस लॉ उसके लिए पता है, कौन सा, याद करो ना बॉस, ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। याद है क्या सबको, ललमन शुक्ला वर्सेस व्हाट, गौरी दत्त। इस पर्टिकुलर केस लॉ में भी तो क्या हुआ था, यहाँ पे भी तो यही तो सिनेरियो हो रहा था। याद है सबको कि वहां पे वो मिसिंग बॉय, फिर उसके ऊपर रिवॉर्ड था, ललमन को पता ही नहीं था कि उसके ऊपर कोई रिवॉर्ड है। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि ललमन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी व्हाट,
प्राइज, वहां पे वो प्राइज मिल नहीं सकता किसको, उस पर्टिकुलर ललमन को। ये बात याद होगी सबको। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो चलो फटाफट ये नोट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम लोग एक बार देख लेते कि हमने एसेंशियल रूल्स फॉर योर वैलिड एक्सेप्टेंस क्या क्या देखा। तो हमने सबसे पहला बोला था कि अगर मान लीजिए आप लोग एक्सेप्टेंस कर रहे हो, इट मस्ट बी मेड बाय द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। एक्सेप्टेंस उसे नहीं करना चाहिए जिसको हमने क्या किया था बताना, प्रपोजल दे के रखा था। फिर सेकेंडली आपने क्या देखा, आपने ये देखा था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ओके, तो इसमें कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ये आपने देखा था। और तीसरा क्या देखा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो सामने वाले को क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट भी होना चाहिए। ओके, तो इतने हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देखे। अब हम लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस में और आगे का देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस इन प्रेस्क्राइब मोड। एक्सेप्टेंस इन व्हाट, प्रेस्क्राइब मोड। अब ये क्या चीज है समझ के लेना। देखो बच्चों, बहुत बार क्या होता है, जो पर्टिकुलर ऑफरर होता है, इसका मतलब क्या, द पर्सन हु इज मेकिंग ऑफर। तो जो बंदा ऑफर करता है वो ऑफर करते वक्त ही एक टर्म भी डाल देता है कि अगर तुमको एक्सेप्टेंस करना है तो आप इस पर्टिकुलर मोड से ही एक्सेप्टेंस कर सकते हो। ओके, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, लेट्स से आपने कोई ऑफर दिया और आप बोलते हो कि भाई अगर तुमको मंजूर है, अगर तुमको एक्सेप्टेंस देना है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज ड्रॉप कर देना। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको लेट्स से कोई पर्टिकुलर ऑफर दिया था और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपको ये मंजूर होगा, अगर आपको ये एक्सेप्ट करना होगा तो आपने मुझे क्या करना है, एक्सेप्टेंस देना है, लेकिन काय पे, मेरे ईमेल आईडी पे। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब हुआ क्या, मैंने यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मोड प्रिस्क्राइब कर दिया। बात समझ के लेना, मैं कौन, ऑफरर। मैंने ऑफर जब दिया तो ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस का मोड प्रिस्क्राइब कर दिया। मैंने ये पहले बता दिया कि तुझे अगर एक्सेप्टेंस करना है तो तू किस मोड से मुझे एक्सेप्टेंस दे सकता है। तो मैंने कौन सा मोड बता दिया, ईमेल आईडी के थ्रू। तो तुमको अगर एक्सेप्टेंस देना है तो तुमको मुझे मेल करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेप्टेंस बाय प्रिस्क्राइब मोड। तो याद रखना, जब भी अगर प्रपोजर ने या फिर मैं बोलूंगा ऑफरर ने क्या कर दिया, कोई मोड प्रिस्क्राइब कर दिया, काहे के लिए मोड प्रिस्क्राइब कर दिया बच्चों, फॉर एक्सेप्टेंस। फॉर व्हाट, एक्सेप्टेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दैट मोड, इन दैट मोड ओनली। बात समझो, मतलब क्या हुआ, जब भी आपका ऑफर देने वाला कोई मोड प्रिस्क्राइब करता है फॉर एक्सेप्टेंस, उसने बोला कि भाई एक्सेप्टेंस देना है तो इसी मोड में करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मोड से ही एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। तो ही जाके वो एक्सेप्टेंस क्या हो सकता है, वैलिड एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दैट मोड ओनली फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। तो उस एक्सेप्टेंस को अगर वैलिड बनाना होगा तो आपको क्या करना है बताना है, उसी पर्टिकुलर मोड में आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। तो मैंने अगर ऑफर देते वक्त बोला कि तुझे अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो ईमेल के थ्रू दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल के ही थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ओके, आप मुझे मैसेज के थ्रू करोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, जवाब है नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो याद रखो, व्हेनेवर ऑफरर मेक्स अ मोड या ऑफरर प्रिस्क्राइब्स द मोड फॉर एक्सेप्टेंस, the offeree should accept the offer by that prescribed mode only। जब भी ऑफरर ने कोई ऑफर के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए कोई मोड प्रिस्क्राइब कर दिया है तो आपके ऑफरी ने एक्सेप्टेंस देते वक्त क्या करना, उसी प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस देना। बात समझ में आ गई आपको, तब जाके वो क्या बन सकता, एक वैलिड एक्सेप्टेंस बन सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब होगा क्या, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। एक पर्टिकुलर बंदा था और ये है कौन बताना, ऑफरर।
तो इसने ऑफर दिया, ओके, और साथ में कंडीशन लगाई, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड थ्रू ईमेल, मस्ट बी मेड थ्रू व्हाट, ईमेल, ठीक है। अब ये बात थी, ये ऑफर दिया किसने, ऑफरर ने। अब ये एक पर्टिकुलर ऑफर ही था, ओके, मतलब जिसको ऑफर दिया गया ऐसा कोई ऑफर ही था। तो इसने क्या किया बच्चों, इसने देखो एक्सेप्टेंस तो दिया, इसने एक्सेप्टेंस तो दे दिया, लेकिन जो ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दिया, ये एक्सेप्टेंस दिया था थ्रू मैसेज। इसने कहा के थ्रू एक्सेप्टेंस दे दिया, बताना मैसेज के थ्रू उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो आपको नहीं लगता जो मोड प्रिस्क्राइब था उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया है? उस मोड में क्या नहीं दिया गया, बताना, एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया। तो हमेशा याद रखो, इसको क्या वैलिड एक्सेप्टेंस मानेगा क्या? तो जवाब है इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता, ओके, इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। ये बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर सपोज ये पर्टिकुलर ऑफरी जो है, ओके, इसने किसी दूसरे प्रिस्क्राइब मोड से एक्सेप्टेंस दिया और ऑफरर क्या करता है, ऑफरर अगर यहां पे कंपल्शन नहीं डालता, या मैं बोलूंगा ही डज नॉट इंसिस्ट, एक तो नो कंपल्शन या फिर डज नॉट इंसिस्ट फॉर एक्सेप्टेंस इन प्रिस्क्राइब मोड ओनली, इन व्हाट, प्रिस्क्राइब मोड ओनली, तो बच्चों वहां पे बोला जा सकता है कि वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस था। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसने बोला अगर एक्सेप्टेंस देना हो तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, और ये पर्टिकुलर ऑफरी ने क्या किया बच्चों, ऑफरी ने ईमेल नहीं बल्कि मैसेज के थ्रू एक्सेप्टेंस दे दिया। तो वैसे देखा जाए तो ये प्रिस्क्राइब मोड था ही नहीं, और जब प्रिस्क्राइब मोड नहीं रहा तो सीधी सीधी सी बात, नो बकवास, वहां पे क्या होने वाला है बताना, एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनने वाला, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने और ऐड कर दी, लॉ की प्रोविजन में एक और चीज ऐड कर दी, और वो क्या चीज ऐड करी, लेकिन अगर ये ऑफरर इंसिस्ट ना करे, इंसिस्ट ना करेगा मतलब क्या, ज्यादा फोर्स ना करे, किसको फोर्स ना करे, ऑफरी को फोर्स ना करे। काहे के लिए फोर्स ना करे कि भाई ये जो पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस देना है, अब जैसे उसने मैसेज में भेजा, तो अगर ये उसको फोर्स नहीं करता कि नहीं नहीं भाई तू क्या कर, ईमेल के थ्रू मुझको ये पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस देना, अगर ऐसा फोर्स नहीं बताता, बात समझो, अगर ये ऐसा फोर्स नहीं बताता और इसने अगर मैसेज से भी उसको एक्सेप्टेंस दिया, और ये अगर सामने वाले को फोर्स नहीं करता, इंसिस्ट नहीं करता, तो मान लिया जाएगा, then it will be presumed that, क्या presume that, कि the offerer has accepted, या फिर मैं बोलूंगा the offerer has given his assent to that particular acceptance। तो उसने जो एक्सेप्टेंस दिया तो इसको ये अपना क्या दे रहा है, असेंट दे रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं ये पूरी करारी सी प्रोविजन आपको पूरा वापस से रिवाइज करके बताऊंगा, प्लीज बी फोकस्ड। देखो भाई, सिंपली कंक्लूडिंग लाइंस बोल रहा हूं, अगर एक ऑफरर ने ऑफर देते वक्त क्या कर दिया, अगर मोड प्रिस्क्राइब कर दिया कि इसी मोड में एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आपके ऑफरी को एक्सेप्टेंस उसी मोड में करना पड़ेगा। अगर ऑफरी उस मोड में एक्सेप्टेंस ना करे तो इसको वैलिड एक्सेप्टेंस कभी भी माना नहीं जाएगा। इस बात का प्रॉपर ख्याल रखना। उसमें दूसरी बात क्या आएगी, तो दूसरी बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर ऑफरर है, अगर ये इंसिस्ट ना करे, किसको इंसिस्ट ना करे, इंसिस्ट करने का मतलब है फोर्स ना करे, किसको फोर्स ना करे, ऑफरी को फोर्स ना करे। किस चीज के लिए फोर्स ना करे, ये पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस देना ही पड़ेगा, इस बात के लिए अगर फोर्स ना करे, इंसिस्ट ना करे, तो मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, कि ऑफरर ने अपना असेंट दे दिया फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस। तो कहीं ना कहीं ऑफरर क्या कर रहा है, बता रहा है, मान रहा है, क्या मान रहा है बताना, उसके एक्सेप्टेंस को मान रहा है। बात समझ में आ गई? एंड देन इट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर हो गया? तो प्रिस्क्राइब मोड में बोला
तो वैसे तो प्रेस्क्राइब मोड में ही करना, लेकिन अगर आप प्रेस्क्राइब मोड में ना भी करो और ये प्रपोजर या ऑफरर उसको इंसिस्ट ना करे कि भाई चल ईमेल से मेरे को वापस से एक्सेप्टेंस दे तो ही चलेगा, अगर ऐसे इंसिस्ट नहीं करे तो फिर यहाँ पे क्या माना जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑफरर ने क्या कर लिया, असेंट दे दिया है उस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस को। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूं, इफ ऑफरर does not insist for acceptance in prescribed mode, then it will be presumed that he had consented for such acceptance। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ऑफरर इंसिस्ट नहीं करता है प्रिस्क्राइब मोड में ही एक्सेप्टेंस देने के लिए, तो मान लिया जाएगा कि उसने क्या दे दिया, अपना असेंट दे दिया। किसको असेंट दे दिया बताना, इस पर्टिकुलर दूसरे मोड से एक्सेप्टेंस देने को भी उसने अपना असेंट दे दिया, ये ऐसा माना जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यार दिस योर एक्सेप्टेंस इन प्रिस्क्राइब मोड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। फटाफट इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस में आज के लिए हम लोग एक लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। टाइम ऑफ व्हाट, एक्सेप्टेंस। अब ये पॉइंट होने के बाद आप ऐसा समझ के चलना, हमारे पास इसमें 2 पॉइंट्स बाकी रहेंगे और हम लोग ये एक लंबा चौड़ा यूनिट कंप्लीट करने के बहुत नजदीक पहुंच रहे बच्चों। ओके, तो चलो प्लीज ये चीज समझ के लेना। अब ये क्या है, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। वैसे तो बोला गया है एक्सेप्टेंस कब तक करना चाहिए, मतलब किस टाइम तक एक्सेप्टेंस करना चाहिए, तो जवाब क्या आता है बच्चों, इफ टाइम स्पेसिफाइड, इफ time specified, then in that time if no time is specified, then within reasonable time, अब ये क्या चीज है प्लीज समझ के लेना। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आपका क्या होगा, मतलब कितने टाइम पीरियड तक आपको ने एक्सेप्टेंस दे देना चाहिए। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर मान लीजिए आपने ऑफर करते वक्त कोई एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड किया है कि इस टाइम तक आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, तो सवाल ही नहीं उठता, उसी टाइम तक आपने क्या दे देना है बताना, आपने एक्सेप्टेंस दे देना है। व्हाट आई एम टेलिंग यार, अगर ऑफर करते वक्त ऑफरर ने टाइम स्पेसिफाई किया कि इस टाइम तक आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपने क्या करना है बताना, उस टाइम पीरियड तक एक्सेप्टेंस दे देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बंदा उस टाइम के आगे या कोई टाइम को स्पेसिफाइड न किया जाए, तो फिर आप लोग कब तक उसको एक्सेप्टेंस दे सकते हो, तो विद इन रीजनेबल टाइम। तो सिंपली 2 पार्ट बनते हैं, अगर टाइम स्पेसिफाइड होगा तो उस टाइम तक आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस देना है। लेकिन अगर ऑफर करते वक्त कोई टाइम स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो आप रीजनेबल टाइम में क्या कर सकते हो बताना, आपका एक्सेप्टेंस दे सकते हो। यू कैन मेक एक्सेप्टेंस विद इन व्हाट, रीजनेबल टाइम। ओके, अब ये तो समझ जाता है सर, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई जैसे आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आई थिंक ये 4-5 मई की बात है ना, 4 या 5 मई की बात है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको क्लास कंटिन्यू करना है तो 8 मई तक आप मेरा वो फॉर्म फिलअप कर देना। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको ऑफर दिया था, तो मैंने बोला कि भाई तुमको अगर एक्सेप्ट करना हो तो आप 8 मई तक क्या कर देना बताना, एक्सेप्टेंस दे देना। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने क्या किया था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करके रखा था। तो आपको नहीं लगता एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन इन दैट पीरियड ओनली, तो आपने उस पीरियड में ही क्या देना चाहिए, एक्सेप्टेंस देना चाहिए।
वो बात अलग है, बहुत लोग 8th में के बाद भी ज्वाइन हुए, तो बेटा मैं ना कैसे बोलूं, बात समझ में आ रही ना, मैं मेरे खुद के पेट पे लात मार के लूंगा क्या? जवाब है नहीं। हाँ, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आपको ये नहीं समझता कि मैंने 5th ऑफ मई को आपको बोला 8th ऑफ मई तक आप लोग क्या कर सकते हो बताना, मेरा फॉर्म फिलअप कर लो और आप रजिस्ट्रेशन कर लो मेरे क्लास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक टाइम आपको स्पेसिफाई किया था, तो ऑलमोस्ट काफी लोगों ने क्या कर लिया था बताना, 8th ऑफ मई तक रजिस्ट्रेशन क्लास का ले लिया था। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने एक्सेप्टेंस के लिए टाइम स्पेसिफाई किया था, तो आपने एक्सेप्टेंस भी मुझे उसी टाइम के अंदर दिया। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता कि भाई आप क्या करो, अगर रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो आप क्या कर देना, आप लोग पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप कर दो, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी ढीली बात कर दूं तो आप आपका एक्सेप्टेंस कब तक दे सकते हो बताना, विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम बोले तो एक प्रॉपर टाइम तक, जो आपको ठीक लगे उस टाइम तक आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस दे सकते हो। और रीजनेबल टाइम को कहीं डिफाइन नहीं किया है हमारे लॉ में। रीजनेबल टाइम क्या होता है ये कहीं डिफाइंड है ही नहीं हमारे लॉ के अंदर। रीजनेबल टाइम केस टू केस डिफर करता जाएगा, ओके। अब जैसे अपने क्लास का केस है, मैं अगर बोल दूं, मैं अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करूं, मैं सिर्फ इतना बोलूं भाई जो भी क्लास का रजिस्ट्रेशन लेना चाहे वो फॉर्म फिलअप कर देना। अब कब तक फिलअप करना ये मैंने नहीं बोला, तो मैंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया। तो आपने अगर फॉर्म फिलअप करना है तो एक रीजनेबल टाइम में वो फॉर्म फिलअप करना चाहिए था। इसका मतलब क्या, एक 10-15 दिन के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर आपने क्या करना चाहिए, फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रीजनेबल टाइम हो गया। कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता रीजनेबल टाइम, वो केस बाय केस डिफर करता है। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर आप एक्सेप्टेंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई 2 महीने के बाद भी किया तो भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई मान लो नवंबर के अटेम्प्ट के बाद आए, वो बोलेगा हाँ चलो मेरे को क्या करना है, मेरे को भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं तो सीधा सा जवाब दूंगा, चल भाई तू आगे के मई 21 के अटेम्प्ट के लिए रेडी हो जा, तेरे को उसके लिए रेडी करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलने का मतलब क्या है, रीजनेबल टाइम इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर टाइम। इसको कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है और ना ही लॉ ने इसको डिफाइन किया है कि रीजनेबल टाइम का एग्जैक्टली मतलब क्या है। ये रीजनेबल टाइम केस टू केस डिफर करता है, ओके। अब जैसे क्लास के बारे में बोला रजिस्ट्रेशन के, तो 15 दिन, 20 दिन, महीना भर तक आप लोग उसको रीजनेबल टाइम पकड़ सकते हो फॉर मेकिंग द रजिस्ट्रेशन। लेकिन लेट्स से आप वेजिटेबल डीलर हो, भगवान ना करे आप पे नौबत आए, लेकिन मान लो, मानने में क्या जाता है, आप लोग वेजिटेबल डीलर हो और मैं बड़ा वेजिटेबल डीलर हूं, ओके। तो आप छोटे वेजिटेबल डीलर, मैं बड़ा वेजिटेबल डीलर। मैंने क्या किया, मैंने आपको ऑफर दिया यार मेरे पास में हरी ताजी सब्जियां है, तू परचेस करेगा क्या, करेगी क्या, ये तुमको मैंने ऑफर दे दिया, ओके। और अगर तुमको हाँ बोलनी है तो मैंने तुमको बोला कि भाई तुमको अगर परचेस करने होंगे तो मुझे हाँ जल्दी से बोल देना। बात समझ में आ गई? आप बताना मैंने यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई किया क्या आपके एक्सेप्टेंस के लिए? तो जवाब है मैंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया एक्सेप्टेंस के लिए, हाँ, लेकिन बोला कि तुमको अगर हाँ बोलनी है तो मुझे बता देना। आप बताओ, जब टाइम स्पेसिफाई होगा तो उस टाइम के अंदर, लेकिन मैंने जो अभी वेजिटेबल की बात की तो यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपने एक्सेप्टेंस मुझे रीजनेबल टाइम में देना है। अब आप मुझे बताना, रीजनेबल टाइम क्या यहाँ पे 15 डेज पकड़ोगे, क्या यहाँ पे 1 मंथ रीजनेबल टाइम पकड़ोगे? आप बोलेंगे सर वो भाजी वाजी सब खराब हो जाएंगी, 1 महीने तक हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ रीजनेबल टाइम का मतलब क्या हुआ, 1-2 दिन में तड़का फड़ गया, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो वेजिटेबल परचेस करनी है कि नहीं करनी है, एक्सेप्टेंस देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पे मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था, तो आपने मुझे एक्सेप्टेंस कब तक देना चाहिए, रीजनेबल टाइम में। बट अब देखो ये रीजनेबल टाइम यहाँ पे क्या हो गया, डिफर हो गया। यहाँ पे रीजनेबल टाइम 1-2 दिन का आ गया, जबकि वो क्लास का मैं एग्जांपल दे रहा था तो आपको 1 महीने तक भी आप रजिस्ट्रेशन करो तो एज सच कोई दिक्कत नहीं थी। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, ये जो रीजनेबल टाइम है, ये रीजनेबल टाइम कहीं भी हमारे लॉ में डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन लॉ, ओके। ये हमारे लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है, सबसे मोटी मोटी बात। और इसकी दूसरी बात, इट विल वेरी, मतलब ये चेंज होगा, इट विल वेरी केस टू केस।
मतलब ये हर केस में क्या होगा, रीजनेबल टाइम आपका बदलता जाएगा। जैसे क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए बोला 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ये क्या हो गया तुम्हारा रीजनेबल टाइम हो गया। लेकिन अगर वो वेजिटेबल की बात आई एक्सेप्टेंस देने की, तो आपको 1-2 दिन के अंदर ही डिसीजन देना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो दिस इज नथिंग बट योर टाइम ऑफ मेकिंग एक्सेप्टेंस। तो मुझे बताना एक्सेप्टेंस आपने कब तक देना चाहिए। तो सबसे सीधी सी बात, अगर आपने ऑफर के वक्त एक्सेप्टेंस के लिए टाइम स्पेसिफाई कर दिया होगा तो उस टाइम तक एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। और अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको रीजनेबल टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। और रीजनेबल टाइम क्या होता है ये लॉ को भी नहीं पता, लॉ ने भी इसको डिफाइन नहीं किया। हाँ, हम लेकिन समझने के लिए बोल सकते प्रॉपर टाइम के अंदर आपको देना पड़ेगा। और ये जो रीजनेबल टाइम है ये केस टू केस चेंज होगा, वेरी होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो हमने इतने सारे देख लिए, अब हमारे पास 2 इसेंशियल एलिमेंट बाकी है फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, और वो हो गया। तो ऐसा पकड़ के चलो कि ये यूनिट में सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस की एक घटिया सी चीज बाकी है, और वो होने के बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट होगा। और यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार पूरा प्रॉपर रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद मैं आपको मेरे जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करूंगा ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, और फिर तब आपको एक और ज्यादा लेवल पे समझ में आएगा हाउ द क्वेश्चन बीन आस्क्ड, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर कैसे लिखना, ये अब आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो हमारा छोटा सा पार्ट बाकी है इसके बाद में, और उसके बाद हम लोग ये हमारा यूनिट के कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।